हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एडोजोन, जहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। सो आज 22 जुलाई 2025 हम ये सारे न्यूज़पेपर टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज अगर कोई हमसे नए जुड़ रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूँ अगेन कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। इट्स नॉट ओनली करंट अफेयर्स। यहाँ से आपको क्या क्या मिलता है, स्टैटिक में आपको कौन सा जाकर रिवाइज करना है वो मिलता है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जो न्यूज़पेपर में रिसर्च करना पड़ता है वो मैं आपको यहाँ पे करके दे रही हूँ, ताकि आप जस्ट जाके स्टैटिक के बुक्स में साइड में लिख दो, ताकि आपका नोट्स अपग्रेड होता रहे, जो इनडायरेक्टली आपको डायरेक्टली एग्जाम से पहले हेल्प करेगा फॉर रिविजन, राइट। एंड ऑल्सो यहाँ पे सिर्फ प्रिलिम्स नहीं, प्रिलिम्स रिलेटेड तो फैक्ट्स देती हूँ मैं जो भी ज़रूरी है। मेंस रिलेटेड एग्जाम्पल, टर्म्स या कुछ भी आंसर राइटिंग में जो भी हेल्प होता है, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताती रहती हूँ। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है। प्लस इंटरव्यू रिलेटेड भी, माइंडसेट रिलेटेड भी कुछ भी सवाल अगर आ सकता है, मैं वो सब न्यूज़पेपर में अगर देखती हूँ तो आपको यहाँ पे एडिशनली बता देती हूँ। ठीक है, तो इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को फॉलो करिएगा, ताकि आपका जो लेस चीज़ों में आप ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सको एग्जाम में। ठीक है, गो फॉर 200 टॉपिक्स, दैट विल गिव यू 60% रिजल्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू 2000 टॉपिक्स विच विल गिव यू जस्ट 20% रिजल्ट। ठीक है, कम पढ़ो बट एकदम अच्छा पढ़ो। ठीक है, रिलेट करके पढ़ो। कम पढ़ने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि 2 घंटा पढ़ के आप यूपीएससी या एपीएससी निकाल दोगे, नहीं। वो 2 घंटे में इस तरीके से पढ़ो कि जो रेलिवेंट है वो चीज़ें पढ़ो। यहाँ वहाँ की चीज़ें मत पढ़ो जिससे 2 घंटे दिखने में 12 घंटे लग रहे हैं, लेकिन पढ़ाई आपकी 1 घंटे की ही काम वाली हो रही है, तो वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो फ़ायदा भी नहीं है। तो डू फॉलो दिस इनिशिएटिव। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा पहला न्यूज़पेपर। जो टॉपिक है वो ये है कि जस्टिस आशुतोष कुमार वाज सॉर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो अभी नए चीफ जस्टिस बने वो कौन है, जस्टिस आशुतोष कुमार। ठीक है, ओथ किन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, हाई कोर्ट के जज का, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का, बाई गवर्नर। तो असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी ने ओथ एडमिनिस्टर किया। ये अगेन पॉलिटिकल स्टैटिक पार्ट है, जो एग्जाम रेलिवेंट, करंट अफेयर्स से रेलिवेंट फैक्ट है, मैं वो आपको बता दूंगी। बाकी आपका काम है, आज जाओ लक्ष्मीकांत उठाओ, हाई कोर्ट वाला चैप्टर निकालो। वो पूरा ना भी पढ़ो, लेकिन चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस की जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उसके बारे में सारा पढ़ो। ठीक, वो आपका काम है एंड इट विल हेल्प यू इन रिविजन, ट्रस्ट मी। एंड ऑफ द डे यू विल फील कि हम मैंने बहुत सारा कुछ कवर कर लिया। एंड ऑफ द डे के एंड ऑफ द इसी जुलाई को फॉलो करो, जुलाई के 30 जुलाई को आप खुद ही जज कर लेना आप कितने आगे हो। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जस्टिस आशुतोष कुमार जो है वो पहले सर्व करते थे एक्टिंग चीफ जस्टिस, कहाँ पे, पटना हाई कोर्ट। वो दिल्ली हाई कोर्ट में भी उन्होंने सर्व किया हुआ है। उन्होंने ओवर 17,000 केसेस, सिंगल बेंच केसेस को डिस्पोज किया है। उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा जजमेंट्स लिखे हैं। ठीक है, His appointment was recommended by Supreme Court Collegium on May, ये ज़रूरी नहीं है बट सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा ही अपॉइंटमेंट रिकमेंड किया जाता है। वैसे भी स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में याद रख सकते हो, लेकिन लक्ष्मीकांत पढ़ो, सभी ये सब वही दिया हुआ है। ठीक है, एंड पहले गुवाहाटी के जो चीफ जस्टिस, सॉरी गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, जस्टिस विजय बिश्नोई। ठीक है, जिनको अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एलिवेटेड किया जा रहा है। ठीक है, एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोएक्टिव जजेस मीन्स, अभी जो आप बोलोगी अपॉइंटमेंट से हेल्प क्या होता है, क्यों करते हैं, ऑब्वियसली ताकि टाइमली जस्टिस और स्ट्रेंथन हो सके हमारी जुडिशरी, तभी तो है ना। तो अब गुवाहाटी हाई कोर्ट न्यूज़ में है, तो ये जुडिस्डिक्शन गुवाहाटी, ये चीज़ याद रखना, ये हाई कोर्ट एक लौता हाई कोर्ट है जो 4 स्टेटों की जुडिस्डिक्शन संभालता है। किस किस 4, असम की तो है, नागालैंड, कोहिमा, मिजोरम आइजल एंड अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में। ठीक है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर 4 स्टेट। एंड गुवाहाटी हाई कोर्ट स्टैब्लिश कब हुई थी, 1948, हमारी आज़ादी के 1 साल बाद। स्टेट याद रखना। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट कौन थे, जस्टिस RF लॉज। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखना, इवन इफ इंटरव्यू में पूछ ले कभी, अगर आपकी जुडिशियरी बैकग्राउंड है तो पूछ सकती ही है।
ठीक है, और क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ जाए स्टेटमेंट में, तो यू शुड हैव द आइडिया। हाई कोर्ट के बारे में लक्ष्मीकांत में जाके पढ़ो, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि ये एक हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल के। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 214। देखो इस बार भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया ना कि सुप्रीम कोर्ट के पावर से कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है, हाई कोर्ट का, ऐसा ही आ जाएगा। तो ये सारे आर्टिकल ना याद रखना होता है कि 200 आप इतना भी याद रख लोगे, 200 के बाद कहीं कुछ है तो वहाँ पे एलिमिनेट करोगे, 78 दे देंगे, 65 आर्टिकल दे देंगे, 19 आर्टिकल दे देंगे, 214, तो आपको पता चलेगा हाँ 200 के आसपास था तो यही होगा। ठीक। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट अभी कितना है? 25। एज ऑफ 2025 में 25 ही है। तो अपॉइंटमेंट जो करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो कौन से आर्टिकल में डिफाइन है? आर्टिकल 217। अपॉइंटेड किसके द्वारा किया जाता है? बाय प्रेसिडेंट। ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? गवर्नर। ठीक। और जो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, कंसल्टेशन किसके साथ करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है। और अगर मान लो, ये तो चीफ जस्टिस को ही यहाँ पे हम अपॉइंट कर रहे हैं, अगर किसी जज ऑफ हाई कोर्ट को अगर अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भी लेते हैं, गवर्नर के भी लेते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी लेते हैं। यहाँ पे तो चीफ जस्टिस को कर रहे हैं इसलिए इन दोनों का लेंगे, लेकिन इन केस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट साथ में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की भी तो कंसल्टेशन करेंगे। कॉमन सेंस अगेन, है कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम होता क्या? इट्स अ ग्रुप ऑफ 5 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वही रेकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। तो इसी बेसिस पे ये एमसीक्यू जरूर से सॉल्व करना। फिर हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है ये है कि मल्टीपल डेथ्स इन असम सिंस लास्ट ईयर हैव बीन लिंक्ड टू एन अंडर डायग्नोसिस्ड बैक्टीरियल डिजीज। वायरल डिजीज आ जाएगा तो याद रखना, बैक्टीरियल डिजीज कौन सा? लेप्टोस्पाइरोसिस। ठीक है, तो इससे बहुत सारी डेथ हो रही है। हाल ही फिलहाल में कर्नाटक में भी देखा गया है कि बहुत सारे डेथ इस डिजीज के चलते हो रहा है। केरला में भी देखा गया, असम में भी वी कैन एक्सपीरियंस दिस। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं ये है क्या। इट्स वन ऑफ द जूनोटिक डिजीज होता है। तो जूनोटिक क्या होता है हमने पहले से कवर कवर किया हुआ है। ठीक है, तो वो हम फिर से कवर नहीं करेंगे क्योंकि टाइम इज मनी। तो ये देख लेते हैं कि लेप्टोस्पाइरोसिस ये क्या है। ये स्पाइक होता है मॉनसून के सीजन में, क्योंकि मॉनसून के सीजन में ज़्यादा हम बारिश में पानी जमे हुए रहते हैं, सैनिटेशन पुअर हो जाता है, रोडेंट ब्रीडिंग ग्राउंड्स, बहुत ही कीड़े मकोड़े, बहुत ही, अभी पानी जमा होगा तो होगा ही ना। फिर फूड डिस्पोजल, खाना अच्छे से, जो रेस्टोरेंट से खाने की चीज़ें या फिर स्ट्रीट फूड वाले जो खाने की चीज़ें जही कहीं भी डंप कर देते हैं, वो सारे स्ट्रे डॉग जो रहते हैं रास्ते के, वो भी उनकी हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें रहती है, गंदगी मानसून सीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी कारण ये जूनोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रांसमिट इजीली हो जाता है। ये कैसे ट्रांसमिट होता है? वाया यूरिन ऑफ रोडेंट्स और अदर एनिमल। ठीक है, और कभी कभी कंटेमिनेटेड वाटर को भी कांटेक्ट में आने से हो जाता है। ठीक है, वाटर और सॉइल स्पेशली ड्यूरिंग मानसून और फ्लड, बोथ वाटर और कंटेमिनेटेड सॉइल को कांटेक्ट में भी आ जाता है। तो ये जानवरों से इंसान तक फैलता है जूनोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वैसे देखा जाए तो ये एक लॉन्च किया गया है WOAH रेफरल डायग्नोस्टिक लैब। कहाँ पे? ICR निवेदी, जस्ट ये याद रखो, बेंगलुरु में, जो सर्विलेंस करता है विथ रेस्पेक्ट टू लेप्टोस्पाइरोसिस। रिसर्च चल रही है, वैक्सीन हाल ही फिलहाल में अभी रिमेन लिमिटेड है। ठीक, और ये सारी चीज़ों को कम्बैट करने के लिए, टैकल करने के लिए हमें हर चीज़ के साथ एक इंटीग्रेटेड वे से रिसर्च एंड सर्विलेंस करना पड़ेगा। जैसे वेटरनरी साइंस को समझना पड़ेगा क्योंकि जानवरों से आ रहा है कि नहीं। इन्वायरमेंटल हाइजीन मेंटेन करनी होगी, पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी अवेयरनेस। सो इट कम्स अंडर वन हेल्थ अप्रोच। तो कोई भी मेंस में एग्जाम अगर हेल्थ से रिलेटेड, कोई भी हेल्थ इशू से रिलेटेड GS2 में आता है, तो आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि वी कैन फॉलो वन हेल्थ अप्रोच टू क्या कॉम्बैट सच डिजीज। कोई भी डिजीज आ जाए, हर चीज में आपको ये सब तो चाहिए ना। कोई भी जूनोटिक डिजीज में वेटरनरी साइंस, साइंस को समझना, एनवायरमेंटल हाइजीन, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी अवेयरनेस, ये सारे कीवर्ड्स याद रखना। मेंस में हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में ये आप नोट डाउन करके रखना। कोई भी सवाल आए, कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। एंड इसलिए कहते हैं कि मेंस में ज़्यादा रट्टे से ज़्यादा आपको ट्रिक्स के तौर पे याद रखना पड़ता है, ताकि आप सही एग्जाम्पल लिखो एंड सामने वाले से हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स ज़्यादा मिलने की औकात रख पाओ, ताकि ऐसे एग्जाम्पल्स, ये न्यूज़पेपर से उठाए हुए चीज़ें ये ले जाओ। ठीक है, एंड डेली पढ़ोगे ना, अभी से करोगे तो एग्जाम में क्लिक अपने आप होगा। एग्जाम से पहले मैगजीन रट्टा नहीं मारना होगा फिर। ठीक है,
अब ये न्यूज़ है कि इंडिया की जो 8 कोर इंडस्ट्री है जो कंट्रीब्यूट करता है 40.27% टू अवर इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो रजिस्टर्ड ग्रोथ बहुत ही कम ग्रोथ देखा गया 1.7, जो कि जून 2024 में 5% ग्रो हुआ था। तो अभी वो 1.7 ग्रो हुआ। अभी अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे चीज़ों में, मैंने कल भी कहा था ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेडिली इंक्रीज हुआ, स्टेडिली डिक्रीज हुआ, तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आ जाएगा कि ग्रोथ हुआ ही नहीं, नहीं ग्रोथ हुआ बट लास्ट ईयर से कम ग्रोथ हुआ। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि इंडेक्स ऑफ ये कोर इंडस्ट्रीज होता क्या है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, ये आउटपुट ऑफ की सेक्टर दैट मेक्स अप से सिग्निफिकेंट चंक ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो कौन कौन से सेक्टर? 8, कोल, ऑयल, गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ये याद करना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में आता है। देन ये जो इस चीज से क्या होता है, इट एक्ट एज अ बैरोमीटर फॉर आवर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कि कितनी चीजें हो रही है, हमें ब्रॉडर इकोनॉमिक मोमेंटम पता चलती है, जीडीपी फोरकास्ट हम कर सकते हैं, है कि नहीं। अभी जैसे कि न्यूज के मुताबिक जो 5 सेक्टर है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्शन तो आया है, घाटा हुआ है, बट स्टील, सीमेंट एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला। तो ये सारे थोड़ा डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज आईआईपी एंड आईसीआई दोनों ही यूपीएससी में प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, तो ये सारे जो डिक्लाइन होता है एनर्जी इनपुट्स में, ये क्या हमें कर सकता है? ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग करने में सामान ही नहीं होगी, डिमांड सप्लाई नहीं होगा, तो डिमांड कैसे फुलफिल करेंगे? तो ओवरऑल इकोनॉमी एक्टिविटी को ये हैम्पर करता है। ग्रोथ इन स्टील एंड सीमेंट, अभी देखा गया ना कि स्टील, सीमेंट ये सब में ग्रोथ हुआ है, तो इससे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन में स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ये हम देख पा रहे हैं। ये एक चीज याद रखना, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इज अ पार्ट ऑफ द जनरल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी के अंडर अंडर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इज इट पार्ट ऑफ जनरल आईआईपी अंडर मैन्युफैक्चरिंग बट नॉट अंडर 8 कोर इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंडर तो आता है, ये पार्ट है आईआईपी का, लेकिन ये 8 कोर इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं आता है। तो अभी ये एमसीक्यू तो सॉल्व कर ही लेना। 8 कोर इंडस्ट्री में आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी की 19.5, देन सेकंड में कौन आता है? स्टील। ठीक, सॉरी रिफाइनरी प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा है। ठीक, देन सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड में स्टील, देन कौन सा है? कोल, फोर्थ में। ठीक, एंड वैसे ही 8, देन दिस वन इज फिफ्थ, क्रूड ऑयल फिफ्थ में है, राइट, एंड देन नेचुरल गैस सिक्स्थ में है, फिफ्थ में सीमेंट है, सॉरी सेवेंथ, सेवेंथ में, और सबसे कम फर्टिलाइजर के केस में वेटेज है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ये सारे वेटेज थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, किसी भी तरह बार बार देखो। मैंने तो यहाँ पे एक टेबल ऐसा दे दिया, आप क्रोनोलॉजी वाइज लिखो कि फर्स्ट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, फिर वहां से अपने मुताबिक कोई भी निमोनिक क्रिएट करो, बट याद रखो। ठीक, तो चलिए अभी देखते हैं हमारा नया न्यूज कौन सा है। नेक्स्ट न्यूज दैट इज फेलिसिटेशन वॉल्यूम स्वर्णमोई अनवील्ड in honor of accommodation and social activist स्वर्ण ज्योति बरुआ बोरबोरा in शिवसागर। तो वो पहले स्टेट बेस्ट अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड भी उनको दिया गया था। उन्होंने एडिट किए लगभग 20 बुक्स, ऑथर न्यूमरस राइटिंग उन्होंने लिखे, 10 वॉल्यूम्स ऑफ वर्क, 2 प्लेइंग। तो अब देख रहे हो कि उनकी बहुत सारी, डिस्पाइट सीरियस इलनेस, वो लिटरेचर में कितनी उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं एडुकेटर्स को, उससे क्या होता है, एकेडमिक की वैल्यू हम बढ़ाते हैं, सोशल कंट्रीब्यूशन उनकी दिखाकर ये हम दिखाना चाहते हैं कि रीजनल लैंग्वेज एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट से हम अपने कल्चर, लिटरेचर को जिंदा रख सकते हैं, रखना चाहिए, बिकॉज इट इज अवर ट्रूथ, है कि नहीं। तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था शिवसागर जिला साहित्य सभा, ठीक है, प्रिसाइडेड ओवर बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, जोगेश किशोर फुकन। थोड़ा सा नाम याद रखो ताकि मैच द फॉलोइंग में कभी अगर आ जाए बाई चांस, यू शुड मीन्स बी एबल टू कनेक्ट कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था। द लॉन्च वॉज फैसिलिटेड बाई लिटरली एंड एडुकेशन स्टॉटर्स, और भी बहुत सारे एडुकेटर्स आए थे यहाँ पे, इनका नाम थोड़ा याद रखो क्योंकि अगर ऐसा नाम देकर प्रीलिम्स में आ जाते ये कौन है, ये एडुकेटर्स है, ये फ्रीडम फाइटर्स है, ऐसे कुछ भी आ सकता है ना, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और अगर आप असम से हो तो ऑब्वियसली यू शुड नो अबाउट द पर्सनैलिटीज। देन ये जो है कि फेलिसिटेशन वॉल्यूम जो दिया गया है इन एडुकेशन, ये होता क्या है?
दिस कॉमेमोरेटिव बुक्स, ये बुक्स होता है कुछ जो ऑनर करते हैं इंडिविजुअल को उनकी लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एजुकेशन एंड रिलीज बाय लिटरेरी बॉडी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो इसलिए इनको स्वर्ण ज्योति बरुआ बरबड़ा जी को दिया गया फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन लाइफ टाइम, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर एंड एजुकेशन। और यहाँ पे जो हमने देखा शिवसागर जिला साहित्य सभा, इट्स ए लोकल ब्रांच ऑफ असम साहित्य सभा, ये हमने पहले कवर कर लिया, सो वी वोंट कवर इट अगेन, ठीक है। जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू प्रमोट असमीज कल्चर, लैंग्वेज, क्रिएटिव एक्सप्रेशन अक्रॉस शिवसागर डिस्ट्रिक्ट, ठीक। तो ये सारी इसके बेसिस पे एक एमसीक्यू है, जरूर से सॉल्व करना। अब जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो ये है कि 10 गंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स डाई इन असम कुल्सी एंड सुबनसिरी रिवर। तो 10 डॉल्फिन डेथ देखने को मिले असम कुल्सी एंड सुबनसिरी रिवर में। 50% पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी है सुबनसिरी रिवर में 22 से, अभी अगर हम पहले 36 था अब 19 हो गया। तो क्यों होता है? ऑब्वियसली इंसानों के काम की वजह से। हम अनसाइंटिफिक ब्रिज कंस्ट्रक्शन कर देते हैं जो उनके लिए फिजिकल बैरियर्स बन जाती है, सैंड माइनिंग, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, फिशिंग नेट्स एंटेंगलमेंट हो जाती है, पोचिंग करते हैं हम मेडिसिन के चलते, उनको मार देते हैं। तो पहले एक टाइम पे देखा जाता था कि 30 डॉल्फिन्स होते थे, अभी वो डिप्लीट हो रहा है, तो हमें वाटर डाइवर्शन करना पड़ेगा, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन ये सारी करनी होगी। एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? बिकॉज गंगेटिक रिवर डॉल्फिन इट्स एन एंडेंजर्ड and its blind freshwater cetacean found in गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्लाइंड होती है, एंडेंजर्ड है, एंड इट्स अ बायो इंडिकेटर ऑफ रिवर हेल्थ। ये होगा तो रिवर हेल्थ सही है, ये नहीं है मतलब रिवर हेल्थ गंदा है, तभी तो वो मर रहा है कि नहीं। तो डॉल्फिन्स आर अंडर शेड्यूल 1 यानी हाई प्रोटेक्शन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, डेजिग्नेटेड एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल 2009 में डेजिग्नेटेड किया गया, स्टेट एक्वेटिक स्पीशीज इन असम 2008 को इसे डेजिग्नेटेड किया गया। ऑल्सो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी लॉन्च किया था 2021 में अंडर MOEFC एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, टू सपोर्ट एंड एनहांस वही चीज उनकी कंजर्वेशन रिसर्च, उनकी मॉनिटरिंग, हैबिटेट मैनेजमेंट, एंटी पोचिंग एक्शन और फिशिंग कम्युनिटीज के साथ एंगेजमेंट, ताकि हम कम्युनिटी ड्राइवन स्टेप्स भी ले पाए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट में पहले यूपीएससी में डॉल्फिन के क्वेश्चन आए हैं तो इंपॉर्टेंट है, थोड़े से फैक्ट्स याद रख लेना। ये आप कोई भी अगर इन्वायरमेंट की किताब पढ़ रहे हो वहाँ पे डॉल्फिन है ऑलरेडी, वहाँ पे बस कुल्सी रिवर एंड ये सुबनसिरी रिवर लिखना। जो आपको अगर ये फैक्ट नहीं पता तो ये लिख देना, होपफुली किताब में होगा बट स्टिल लिख देना अगर ये नहीं है। एंड कुल्सी रिवर एंड सुबनसिरी रिवर की थोड़ी सी लोकेशन आज जाके देख लेना एटलास खोल के। देन हमारे जो कुछ आज फैक्ट्स है न्यूज़ में वो क्या है? संत कबीर अवार्ड, ये नेशनल अवार्ड होती है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा दी जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। कब से? 2009 से। क्यों उनको दिया जाता है? जिन्होंने प्रिजर्व किया हैंडलूम ट्रेडिशन, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को वो सिखाते हैं टीचिंग एंड प्रिजर्विंग हैंडलूम ट्रेडिशन, ठीक। जिनको मिलता है ये अवार्ड उनको क्या मिलता है? माउंटेड गोल्ड कॉइन, सिटेशन, शॉल एंड 6 लाख असिस्टेंस टू इनोवेट 10 न्यू क्वालिटी प्रोडक्ट। तो अभी हाल ही फिलहाल में गुवाहाटी से अनुराधा कोहली जी को चूज किया गया है फॉर द नेक्स्ट संत कबीर हैंडलूम अवार्ड फॉर साड़ी, मुलवेरी, एरी, स्पन, मुगा टाइप ऑफ सिल्क, है ना। अवार्ड इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, पहले कौन रह चुका है? वाहिंगबंग शाया फ्रॉम मणिपुर, संत कबीर अवार्ड दैट इज 2023 को मिला था। ऑल्सो रिनाउंड असमीज पोएट दैट इज प्रणब कुमार बर्मन जी को मिला है टाइटल काव्य कॉन्वर का एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाय प्रयास दैट इज एन एनजीओ इन तेजपुर, ठीक है। ऑल्सो ये बुक भी रिलीज हुई थी तेजपुर में इसी इवेंट के द्वारा, प्रेम आरु विद्रोह बाय प्रीतम बोरा। तो ये बुक इनसे कुछ रिलेटेड नहीं, लेकिन प्रेम आरु विद्रोह यही इवेंट में, तो किताब का नाम याद रखो क्योंकि बुक्स इन न्यूज भी आता है, पढ़ना चाहिए, मैच द फॉलोइंग आ जाता है। और ये याद रखना कि काव्य कॉर्नर इज नॉट एन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट अवार्ड, ठीक है। इट्स एन कल्चरल ऑनर इन असम टिपिकली फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ असमीज पोएट्री एंड लिटरेचर। तो ये कोई कल्चरल टाइटल ही है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेट अवार्ड नहीं है। ऑल्सो वन ऑफ द फैक्ट दैट इज तेजपुर इज ऑफन कॉल्ड द कल्चरल कैपिटल ऑफ असम। ये फैक्ट भी अगर आपको नहीं पता ध्यान रखना। देन द पेल कैप्ड pigeon in news which is also known as Columbia punetia, ये क्लासिफाइड है वनरेबल, अगेन एनवायरनमेंट परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बाय IUCN एंड वाज रिसेंटली साइटेड इन डेहिंग पटकाई नेशनल पार्क। कहाँ पे है? असम में ही है कि नहीं। एंड डेहिंग पटकाई नेशनल पार्क को अमेजन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है एंड इंडियाज लास्ट लोलैंड रिच रेन फॉरेस्ट एंड रिच इन बायोडाइवर्सिटी विद बहुत सारे बर्ड स्पीसीज 300 to 400 देखा जाता है। तो ये जो अभी मिला है पेल कैप्ड पिजन, ये
कौन कौन से जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार एंड साउथ ईस्ट एशिया। थोड़ा रीजन जानना पड़ता है क्योंकि इसी बेसिस पे क्वेश्चन पहले आ चुका है यूपीएससी में। और ये जो स्पीशीज है इसमें जो मेल्स होते हैं उनकी कलर पेल ग्रे क्राउन होती है, फीमेल की थोड़ी ब्राउन। देखो ये सब थोड़ा पढ़ना पड़ता है एनवायरनमेंट में ना, ऐसे उठ पटांग क्वेश्चन कभी आ जाता है तो हर किसी का नहीं पढ़ना, बट न्यूज में जो एकदम फोकस करके लिखा हुआ है फ्रंट पेज में या एकदम हाईलाइट करके तो वो थोड़ा जानना होता है, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, नहीं तो क्या ही जरूरत है। ठीक है, तो इनका नियर सॉल्ट लीक्स और राइस फील्ड पाया जाता है, तो थोड़ा सा कलर डिफरेंस याद रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, हम कहते हैं इन्वायरमेंट टफ होता है, बट ठीक है ना, हर स्पीशीज नहीं पढ़ना, जो न्यूज में है वो थोड़ा देख लेना। देन नेक्स्ट न्यूज ये है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है कि एटलीस्ट मोर देन 18 मिलियन टोन्स ऑफ आयरन डिपॉजिट पाया गया है धुबरी डिस्ट्रिक्ट असम में। कौन से एरिया में? चंदरडिंगा एरिया। तो ये एरिया याद रखना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पूछ लेंगे तो आपको जानना है। तो आयरन और क्यों जरूरी है? स्टील प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्कवरी हो रही है तो अच्छी चीज है, हम इंपोर्ट कम करेंगे, हमारी डोमेस्टिक सप्लाई चेन बढ़ेगी। तो असम देखा जाए तो बहुत सारी मिनरल डिपॉजिट्स पाया जाता है, आयरन और लाइमस्टोन, ग्लास, सैंड, बेस मेटल। तो बहुत सारी हमारी मिनरल इकोनॉमी, डाइवर्सिफाइड मिनरल इकोनॉमी असम में देखा जा रहा है। तो अगर इंटरव्यू में भी पूछे कि असम की प्लस पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव 5 पॉइंट बताओ, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट, है कि नहीं? तो आज का न्यूज यही होता है। अब हम पढ़ते हैं आज का एडिटोरियल जो कहता है एडुकेशन दिन ब दिन बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है। देखो एडुकेशन क्रिटिकल टूल है एम्पावरमेंट के लिए, अपवर्ड मोबिलिटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आए दिन आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्कूल इतने हाई फीस लेते हैं, कॉलेजेस, सो मिडिल क्लास एंड लो इनकम फैमिलीज के लिए बहुत दुविधा में वो हो जाते हैं, मीन्स वो एक्सेस नहीं करवा सकते अच्छे रिसोर्सेज। तो वो करना चाहिए कुछ, तो चैलेंजेस है। ठीक है, राइजिंग एजुकेशनल कॉस्ट क्या होता है, बढ़ने से क्या प्रॉब्लम है? बर्डन ऑन फैमिलीज। देखो ट्यूशंस में कितने खर्चे होते हैं, तो उसके ट्यूशन तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्यूशन टीचर को देना है, किताबें खरीदना, ट्रांसपोर्ट, वो सब भी तो जाता है। तो 44% ऑफ पेरेंट्स रिपोर्टिंग 50 to 80% इंक्रीज इन स्कूल फी इन द पास्ट 3 years, ये सर्वे के द्वारा ऑथर ने कहा है। फैमिलीज अर्ली सेविंग्स, लोन्स, एसेट बेच देते हैं पढ़ाने तक, तो ये कितनी मतलब एक सीरियस इशू है कि नहीं? देन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सीट बहुत कम होता है, 70,000 सीट होता है, उसमें 3 लाख एप्लीकेंट्स देते हैं, तो क्या होता है, लोग प्राइवेट की तरफ भागते हैं, वहाँ पे फिर अनरेगुलेटेड फीस लेते हैं वो, क्योंकि उनको पता है बच्चे तो आएंगे, ईयर लॉस तो नहीं करेंगे। एंड इसलिए मैं कहती हूँ देखो यही चीज़ का, देन अगेन बीइंग एन एस्पिरेंट यू शुड टेक इट पॉजिटिवली। अगर एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं पब्लिक ऑप्शन भी लिमिटेड है। सीटी अगर 100 है एंड वहाँ अगर 10,000 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो निश्चित है ना 9,900 लोगों का फेल होना। तो अगर फेल हो रहे हो आप अपने वर्थ पे क्वेश्चन करोगे? इफ यस देन मीन्स आप सुधारो अपनी माइंडसेट। ठीक है, फेल होना इज नॉट ऑलवेज योर, हाँ आपने हार्ड वर्क नहीं किया तो खुद को कोसो, तब तो प्रिपरेशन करो ही मत, लेकिन हार्ड वर्क किया, जो बोला जा रहा है मेंटर से या फिर जो भी आपको खुद से अगर पता है सब कर रहे हो स्ट्रेटेजिकली, फिर अगर रिजल्ट नहीं आता तो, और 1-2 मार्क के लिए भी अगर रुक जाते हो तो उसमें आपकी क्या गलती, या तो नसीब खराब है या तो पब्लिक ऑप्शन ही कम है कि नहीं? देन स्टेगनेंट इनकम एंड राइजिंग, देखा जाता है कि सैलरी तो नहीं बढ़ रही, इनकम की ग्रोथ तो लगभग स्टेगनेंट है, लेकिन हर चीज़ एडुकेशन कॉस्ट तो डबल हो चुकी है 2008 से लेकर 18 तक में बहुत सारी। वीक रेगुलेशन, वही प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इतनी सारी हाइक हो जाती है, इतनी सारी चीज़ों का पैसा ले लेते हैं, पढ़ाई के अलावा भी ये है, ये इवेंट है, वो इवेंट है, तो वो रेगुलेटरी अटेम्प्ट नहीं है, लिमिटेड है, वो देखना चाहिए गवर्नमेंट को भी। ठीक है, एक लॉ होना चाहिए। देन लो पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि एडुकेशन क्या होता है कि स्पेंडिंग रिमेन बिलो द रिकमेंडेड 6% ऑफ जीडीपी, 6% ऑफ जीडीपी एडुकेशन में जाना चाहिए, लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि 3 to 4% ही हमारी जीडीपी की जाती है एडुकेशन में, लेकिन चाइना एंड यूएस में हमसे ज़्यादा वो स्पेंड करते हैं एडुकेशन में। ठीक है, एंड एडुकेशन इज अ लॉन्ग टर्म रिसोर्स, सो वी शुड इन्वेस्ट। तो इम्प्लीकेशन क्या होता है, ये सारी जो हमने अभी चैलेंजेस देख ली, इसके चलते होता क्या है, एडुकेशन इनइक्वलिटी होता है, जो पुअर है और भी पुअर रहते हैं, क्योंकि उनको तो पढ़ाने के लिए वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ट्यूशंस तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जानबूझ के कुछ टीचर्स प्राइवेट में भी ऐसा करते हैं कि हाँ ट्यूशंस ले लेंगे वो, है कि नहीं? तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, रूरल, उनके बीच और भी इनइक्वलिटी आती है। तो गोल ऑफ एक्विटेशन शुड बी ग्रेट इक्वलाइजर, वो नहीं होकर हम इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स जो इनइक्वलिटी पे भी बेसिस है, बताना सस्टेनेबल कितने नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्पीक्स अबाउट इनइक्वलिटी।
जाके देखो, स्टैटिक पार्ट एनवायरनमेंट की किताब खोलो एंड देखो, ठीक है। तो क्वालिटी एजुकेशन और जो इनइक्वालिटी हमें घटाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एजुकेशन क्वालिटी तो ठीक, लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ रही है, स्टूडेंट डेप्थ बढ़ रहा है। एजुकेशन लोन 2020 से 2024 का आप अगर रिकॉर्ड देखो तो एजुकेशन लोन डबल हो चुका है, तो उससे फाइनेंशियल स्ट्रेस भी तो बढ़ता है ना, जॉब सही लगी नहीं, लोन कैसे चुकाओगे। तो क्या कर सकते हैं हम, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, वही कि जीडीपी में हम 6% एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्लासरूम एंड टीचर ट्रेनिंग दे, कि कुछ टीचर को एथिक्स भी सिखाए, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स होते हैं कि हाँ ट्यूशन में आना, क्लास में हम नहीं पढ़ाएंगे, है कि नहीं, तो वो सारी ट्रेनिंग भी हम अच्छे से दें। ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन हम करें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ताकि जितनी ज़रूरी है उतना ही ले, एक्स्ट्रा पैसा वो ना ले। फिर अफोर्डेबल पब्लिक एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और हम ज़्यादा इंक्रीज करें, सीट्स इंक्रीज करें उस चीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर को वो करें। फिर टारगेटेड सब्सिडीज एंड स्कॉलरशिप, जो बहुत ही पुअर वनरेबल कम्युनिटीज़ है उनको हम कुछ स्कॉलरशिप्स दे सके, सब्सिडीज दे सके, ताकि उनकी पढ़ाई वो कर पाए। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिससे कैपेसिटी बिल्डिंग हम इन्हांस कर सके, कि हर चीज़ अगर गवर्नमेंट नहीं कर रहा है तो प्राइवेट की मदद से हम उस चीज़ को, सर्विस को अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव बनाए, ताकि ग्रास रूट लेवल हर किसी को मिले। तो देखो, रिफॉर्म्स लाए बिना ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जो हमारी सरकार भी कहती है ना कि हमें विकसित भारत करना है 2047 तक, तो वो करने के लिए एडुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। तो उसके लिए क्या करना है कि अफोर्डेबिलिटी, एसेसिबिलिटी हमें करवानी होगी थ्रू प्रॉपर पॉलिसी एंड थ्रू प्रॉपर अवेयरनेस, अटेंशन, है कि नहीं। तो यही ऑथर इस आर्टिकल में कहता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही न्यूज़पेपर में था। आई होप आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। देखो, ये न्यूज़पेपर एनालिसिस ना आपको सिर्फ देखोगे तो हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि देख तो रहे हो, वो तो मेरी मेहनत है, मैं यहाँ पे क्लासेस आपकी बना रही हूँ रिसर्च करके, जो एग्जाम रेलिवेंट PYQ सारा कुछ एनालिसिस करके, तो वो तो मेरी काम, ये तो मेरी काम हुई, आपकी भी काम हुई, आपने 30 मिनट्स में सुन लिया ये। लेकिन बैकग्राउंड में बीइंग एस्पिरेंट आपको तो देना पड़ेगा ना इनपुट। तो मैं जैसा बोलती हूँ आपको, ये स्टैटिक जाके देखो आज के आज, वो करो। जो मैं आपको बोलती हूँ नोट्स अपग्रेड करो, वो करो। जो मैं आपको बोलती हूँ कि रिवीजन में हेल्प होगा, संडे को सारा चीज़ रिवाइज करो, वो करो, क्योंकि हम रिपीटेड टॉपिक कवर नहीं करते, ताकि आप रिवीजन करो जाके। आज मैंने जूनोटिक डिजीज़ का सारा जूनोटिक के बारे में नहीं बताया, क्योंकि ऑलरेडी कवर्ड है, तो आपको रिवीजन करना है। नोट्स देखो, ऑनलाइन नोट्स इसलिए फॉर्मेट में देती हूँ, स्क्रॉल करो, जहाँ है वो पढ़ो। तो मेरे बताए हुए अगर स्टैटिक का आप पढ़ोगे जाके, नोट्स में अपग्रेड करोगे, रिवीजन करोगे, तो ही ये न्यूज़पेपर एनालिसिस हेल्पफुल होगी। अदरवाइज भूल जाओगे, एग्जाम में लगेगा पढ़ा था, या लगेगा पढ़ा ही नहीं था, क्या ही फायदा न्यूज़पेपर एनालिसिस सुन के। फिर सोचोगे खुद ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर न्यूज़पेपर पढ़ने में 4 घंटे लगाओगे, बाकी स्टैटिक डूब जाएगा, ठीक है, रिवीजन डूब जाएगा, फिर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो फिर बोलोगे न्यूज़पेपर शायद नहीं पढ़ना था। तो ये जो लूप होती है ना, ये लूप से बचो, ठीक है। अभी से थोड़ी सी एफिशिएंट एंड स्मार्ट वाली हार्डवर्क करो। हार्डवर्क करना है, इससे आप नहीं बच सकते। स्मार्ट वर्क डजंट मीन कि आपको हार्डवर्क नहीं करना, एफिशिएंट और हार्डवर्क, स्मार्ट हार्डवर्क करनी है, ठीक। तो आई होप आपको आज नया सीखने को मिला है। ये सब तो फ्री में मैं आपको बोल ही देती हूँ, ठीक है। न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपको मैं फ्री के साथ आपकी माइंडसेट, ताकि मेरा देखो ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर आप खुद से भी पढ़ो तो पढ़ो, लेकिन आपकी माइंडसेट भी सही होनी चाहिए। कुछ भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ तो इट डजंट मीन कि सिर्फ न्यूज़पेपर तक ही लिमिटेड है। आप खुद ही अगर ये फॉलो कर रहे हो, आपको पता चल रहा है। ओवरऑल हर चीज़ होलिस्टिकली करवा रही हूँ, बिकॉज सिविल सर्विस प्रिपरेशन इज अबाउट योर होलिस्टिक डेवलपमेंट। वाई? ताकि फेल हो जाओ, आपके पास क्या रहे, स्किल, एक्सपीरियंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए खुश होकर पढ़िए, अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक यू।